अधिकतर स्कॉलर्स और रिसर्चर्स का ये मानना है कि सिक्किम 1642 से पहले तक एक पॉलिटिकली कंसोलिडेटेड एरिया नहीं था। 1642 में जब टिबेटन राजा फुनसुक नामग्याल सिक्किम की राजगद्दी पर बैठे थे तो उनसे पहले कई सारे ट्राइबल चीफ हुआ करते थे और ये ट्राइब्स मुख्य रूप से थी लेप्चा, लिम्बू और मंगर कम्युनिटी की। लेप्चा और लिम्बू जाति के चीफ्स ने मिलकर टिबेटन्स के साथ 1642 में एक ट्रीपार्टाइट ट्रीटी साइन की जिसे लो मॉन सॉन्ग सुम कहा जाता है। इस ट्रीटी के अंतर्गत लेप्चाज और लिम्बूज ने टिबेटन्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया। सिक्किम को तब लेप्चाज द्वारा मायल ल्यांग कहा जाता था जो बाद में रेंजोंग हुआ। वहीं लिम्बूज इसे यिक्सोम कहते थे और भूटियाज ने इसे डेंजोंग का नाम दिया, जो कि बाद में दूसरे टिबेटन राजा तेंसुंग नामग्याल की लिम्बू वाइफ क्वीन थुंगवा मुकमा के द्वारा सॉन्ग खिम कहा जाने लगा, यानी एक नया घर या एक नई जगह। यही नाम बाद में सू खिम हुआ और अंत में सिक्किम। नमस्कार, आप सभी का द कॉर्ड में स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सिक्किम का प्राचीन इतिहास है जिसमें हम बात करेंगे सिक्किम के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स की। एंशंट इतिहास को वेरीफाई करना मुश्किल होता है क्योंकि इसके रिटन सोर्सेस और फोटोग्राफ्स नहीं मिल पाते हैं। अगर आपके पास कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन है तो आप हमारी ईमेल आईडी info@thecod.in में भेज सकते हैं। और हाँ, आपका साथ हमें यूट्यूब पर तो मिल ही रहा है जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन आप हमारी रिसर्च का हिस्सा बन सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जहां आपको हमारी आने वाली कहानियों के साथ रेगुलर न्यूज़ अपडेट्स भी मिलेंगी। एक ऑथर थे काजी दावा सामदुक, जिन्होंने 1908 में सिक्किम के भूटिया राजाओं द्वारा लिखी गई एक मैन्युस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट किया जिसे द महाराजाज हिस्ट्री कहा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि सिक्किम के सबसे पुराने इन्हेबिटेंट्स लेप्चास थे, जिनके बाद लिम्बूज आए और ये दोनों जातियां सदियों से ही सिक्किम रीजन पर रहती थी। सबसे पहले बात करते हैं लेप्चास की। केपी तामसांग की किताब द लेप्चा इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी के अनुसार लेप्चाओं के पूर्वज फर्स्ट मैन एंड वुमेन वर क्रिएटेड बाय गॉड, जिनके नाम थे फोदोंगथिंग और नाजोंग न्यू, जिन्हें कंचनजंगा की बर्फ से इदबू मू ने बनाया था और इसलिए आज भी लेप्चा लोग माउंट कंचनजंगा को वर्शिप किया करते हैं। लेप्चास को मोनरी, मोनपा या रोंग्स कहा जाता था। सिक्किम को लेप्चास मायल ल्यांग कहा करते थे। मायल मीन्स पैराडाइज और ल्यांग मीन्स प्लेस। लेप्चास स्वयं को मुतांची रोंगकुप रुमकुप कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मदर्स लव्ड वंस, चिल्ड्रन ऑफ स्नोई पीक्स, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हार्वडन सीजर द्वारा लिखी गई किताब द लेप्चाज में उन्होंने लेप्चा चीफ्स की क्रोनोलॉजी बताई है। लेप्चाज अपने चीफ को पनु कहते थे। इस क्रोनोलॉजी को हम आपके सामने भी रखते हैं। इसमें 7th सेंचुरी से 1642 तक लेप्चा चीफ्स के नाम दिए गए। थिकोंग अदेक, जिन्होंने 7वीं से 8वीं सेंचुरी में राज किया। थुप अथयक 9 से 10 सेंचुरी। थिकोंग टेक 13वीं सेंचुरी, जब पहली बार टिबेटन्स ने सिक्किम में कदम बढ़ाए थे। रूजो पनु 1353 से 1410। तरवे पनु 1425 से 1454। तारसोंग पनु 1454 से 1481। तारेंग पनु 1481 से 1520। तारजे पनु 1520 से 1564। तार एक पनु 1564 से 1595 और 1595 से 1642 के बीच थिकोंग मुनसोलोंग पनु का नाम आता है, जिन्होंने भूटिया राजाओं को सिक्किम की कमान संभालते हुए देखा। इसके बाद एक मेंशन आता है पनु गेबू अच्योक का, जो कि लेप्चास के आखिरी और सबसे अहम राजा थे, जिनका बेस दामसांग ल्यांग में था, जो आज पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले के पेदोंग शहर में। दामसांग किले को उस वक्त भूटानीज ने कब्जा कर लेप्चास के आखिरी राजा पनु गेबू अच्योक को मार दिया था। डेट्स क्लियर नहीं है, लेकिन 1660 से 1676 तक पनु गेबू अच्योक का राज बताया जाता है। उन्होंने आज भी लेप्चा लोगों की आइडेंटिटी का एक सिंबल माना जाता है। अब यहाँ बात आती है कि लेप्चा और लिम्बूज की जगह में भूटिया सबसे पहले आए कब। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे एक अहम कहानी को, जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जगह और एक ट्रीटी का नाम है। सिक्किम के पहले भूटिया राजा फुनसुक नामग्याल को 1642 में शासक सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनके पूर्वज 9वीं सेंचुरी के प्रिंस थे, जो कि किंगडम ऑफ मिनवांग ईस्टर्न तिब्बत से बिलोंग करते थे। ये एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसने चुम्बी और टीस्टा वैली पर काफ़ी वक्त तक शासन किया,
13वीं सेंचुरी में इसी डायनेस्टी के एक प्रिंस गुरु ताशी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए तिब्बत के दक्षिण की ओर जाते हैं, यानी कि सिक्किम की तरफ, जिसे कि तिब्बत में देनजोंग यानी वैली ऑफ राइस कहा जाता था। गुरु ताशी अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं साक्या किंगडम में, जहां एक मोनास्ट्री बनाई जा रही होती है। ताशी के 5 बेटों में से सबसे बड़े बेटे इस मोनास्ट्री को बनाने में मदद करते हैं, जिस कारण उन्हें खेबुमसा का टाइटल दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है 10,000 हीरोज में सबसे ताकतवर। खेबुमसा की इस अचीवमेंट से साक्या राजा अपनी बेटी की शादी खेबुमसा से कराते हैं और बुमसा चुम्बी वैली में रहने लग जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात होती है लेप्चा लीडर थिकोंगटेक से। थिकोंग की ब्लेसिंग से खेबुमसा की पत्नी 3 बेटों को जन्म देती है और तभी से लेप्चा और भूटियाज के बीच एक अच्छी रिलेशनशिप बनने लगती है। थिकोंगटेक का कोई वंशज ना होने के कारण ये डिसाइड किया जाता है कि खेबुमसा के वंशज ही सिक्किम के राजा बनेंगे और ये भी डिसाइड किया जाता है कि थिकोंग की मृत्यु के बाद खेबुमसा को उनकी राजगद्दी मिलेगी और इसके लिए एक ट्रीटी साइन की जाती है, द ट्रीटी ऑफ ब्लड ब्रदरहुड, जिसे काबी लुंगचौक में साइन किया गया है, जिससे लेप्चाज और भूटियाज के बीच और भी बेहतर बॉन्डिंग बन जाती है। और तब से लेकर आज तक इस जगह को दोनों ही कम्युनिटीज की दोस्ती और भाईचारा का प्रतीक माना जाता है। काबी लुंगचौक में आज पत्थर की कुछ शिलाएं हैं जो कि आज एक सेक्रेड जगह है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वैसे कई लेप्चा लोग थिकोंगटेक को दोषी भी मानते हैं। उनके अनुसार थिकोंग की वजह से ही भूटियाज सिक्किम में अपनी जड़ें जमा पाते हैं। अगर उस वक्त ही भूटियाज को रोक दिया जाता तो सिक्किम में 1642 के बाद भी लेप्चा शासन ही होता। सोचिए, खेबुमसा की साक्या राजा की बेटी से शादी होती है और फिर उनका सिक्किम की तरफ आगमन होता है। अक्सर शादियां एक कपल के लिए वरदान ही साबित हो जाती हैं और उस वरदान की अगर कोई तस्वीर हो तो कितनी अच्छी याद बन जाती है। लेकिन ये शादी इतनी पुरानी है कि इसकी कोई तस्वीर ही नहीं मिलती। लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं है। आज कई वेडिंग फोटोग्राफर्स मौजूद हैं आपकी शादी को बेहतरीन तस्वीरों में कैद करने के लिए, और वेडलॉक द मेमोरी वीवर्स भी उन्हीं बेहतरीन फोटोग्राफर्स की एक टीम है जो वेडिंग फोटोग्राफी को खूबसूरत बनाकर आपकी शादी के पलों को यादगार लम्हों में कन्वर्ट कर देती है। वेडलॉक के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, उनकी वेडिंग फोटोग्राफ्स को देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अब चलते हैं कंटेंट की तरफ। गेबू अचोक को तिब्बत के लोग भूटे राजा या डीमन किंग कहते थे और उनका मानना था कि गेबू के पास सुपरनैचुरल ताकतें थी। वेरस लेप्चास के लिए उन्हें आज भी कंसिडर किया जाता है एक ट्रू सिंबल ऑफ फेथ, कल्चर, सॉलिडारिटी, यूनिटी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर लैंड का। और आज भी उनके जन्मदिन को यानी कि 20 दिसंबर को हर साल लेप्चा लोगों द्वारा एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले कलिम्पोंग की बोम बस्ती से हुई थी। लोगों का कहना है कि उन्होंने न केवल लेप्चास के लिए अहम कार्य किए, बल्कि अपनी जान पर खेलकर भूटान के राजाओं के खिलाफ अपने रीजन को और अपनी सभ्यता को बचाने की कोशिश की थी। वैसे इस बात पर कंफ्यूजन है कि पनु गेबू अचोक एक राजा थे या चीफ या फिर एक वॉरियर, जिस पर कई हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स में मतभेद है, लेकिन लेप्चा लोग उन्हें अपना राजा ही मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी ट्राइब लिम्बूस पर, जिन्हें सॉन्ग या सॉन्गरीज कहा जाता था। उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर, जो कि एक तरह की फोक लिटरेचर है, उसे मुंधुम कहा जाता है। और तिब्बत के नामग्याल द्वारा लिखी गई हिस्ट्री में ऐसा कहा गया है कि लिम्बूस के मुंधुम से उनकी ओरिजिनलिटी का पता चलता है। और ऐसे ही एक मुंधुम के अनुसार प्राचीन काल में जब तिब्बत के कुछ लामा सबसे पहले सिक्किम में आए, तब एक ट्राइब ने कटोक लामा को अपना गुरु माना और तिब्बत के सांग से उनके साथ आए। सॉन्ग शब्द सांग प्रोविंस ऑफ तिब्बत से आया है, जो कि अभी चाइना में है। गोरखाओं ने इन्हीं सॉन्ग्स को लिम्बू का नाम दिया। ये सबसे पहले सेटल हुए अरुण नदी के पास। ऐसा कहा जाता है कि इनके 10 डिविजन्स हैं, जिन्हें थर कहते हैं, और स्वयं को ये 10 लिम्बू कहा करते हैं। इसके अलावा एक और मुंदुम के द्वारा ये पता चलता है कि लिम्बूस को बनाने वाले उनके भगवान सिगेरा याबुंदिन मांग पोरकमी वाम्फामी मांग हैं, जिन्हें गाइड किया था उनकी देवी तागेरा निंगवा फुमा ने। उन्होंने कुछ चीज़ें कलेक्ट करी, जैसे कि बैम्बू ऐश, बर्ड ड्रॉपिंग्स, रेन वाटर और रेजिन्स, और
इन चीज़ों को लेकर कंचनजंगा की वेस्टर्न एज में गए और 2 मूर्तियां बनाई। मेल मूर्ति को लाइकांसा और फीमेल को सिम्बुमासा कहा गया, जो कि लिम्बूज के ओरिजिनल एंसेस्टर्स माने जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगली ट्राइब मंगर्स में, जिन्हें मगर या मोंगपा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंगर लोग वेस्ट सिक्किम के मंगसारी मगरजोंग रीजन से बिलोंग करते थे। सन 1600 के आसपास इनके राजा सिंतुपति सेन ने भूटिया फोर्सेस के साथ युद्ध किया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, और इसका बदला लेने के लिए राजा की पत्नी ने अपने पति की लास्ट राइट्स में भूटियास को भी बुलाया और जहर देकर सभी को मार दिया। मंगर्स के ओरिजिन को ट्रेस कर पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये महाभारत काल से ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक किराती मुंदुम के अनुसार ये कहा जाता है कि मंगर्स नॉर्दर्न हिमालय से बिलोंग करते थे, जो कि धीरे धीरे साउथ की तरफ पलायन करते हैं और वक्त के साथ 12 क्लैंस में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें 12 मंगर कहा जाता है। दार्जिलिंग के एक हिस्टोरियन थे इमान सिंह चिमजोंग, जिन्होंने ये लिखा था कि मंगर्स मोंग या मंगोल लोगों के डिसेंडेंट्स थे। चाइनीज और बर्मीज लोग इन्हें मोंग कहकर बुलाते थे, जिसमें मंगर का AR का मीनिंग होता है चिल्ड्रन। सो एज पर हिम मंगर मीन्स चिल्ड्रन ऑफ मंगोल्स। हालांकि महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई किताब मध्य एशिया का इतिहास में लिखा गया है कि मंगोल से पहले सेंट्रल एशिया में किरैत और मोंगकू ट्राइब्स हुआ करती थी, जो कि धीरे धीरे बाकी क्षेत्रों में फैलती गई। राहुल के अनुसार जब ये दोनों ट्राइब्स नेपाल और सिक्किम की तरफ आई तो कंपोज होकर मंगर बन गई। कहा जाता है कि मंगर सिक्किम में 5वीं सेंचुरी के आसपास आए थे। छोग्याल थोतोप नामग्याल की मैन्युस्क्रिप्ट से यह भी पता चलता है कि जब 3 बुद्धिस्ट लामास द्वारा फुनसोक नामग्याल को सिक्किम का राजा बनाया जा रहा था, तो 1641 में 3 मैसेंजर्स की एक टीम युक्सोंग की तरफ बढ़ती है और रुमतेक में रुकती है, और यांगांग में उस टीम को कुछ लेपचास और मंगर्स के ग्रुप मिलते हैं, जो कि सिक्किम के पहले राजा की सेरेमनी को देखने आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पहले छोग्याल को लेपचाज और लिम्बूज ने सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मंगर्स इस बात से नाखुश थे। भूटिया ने आखिरी मंगर चीफ की भी हत्या की थी, जिनका नाम था दल किनारी खापांगी मंगर ऑफ बारथांग बारफो। 1642 में जब नए भूटिया राजा फुनसोक नामग्याल आए तो उन्होंने मंगर राजा सिंतुपति सेन को सरेंडर करने को कहा, लेकिन सिंतुपति ने लिम्बू राजा माबोहांग की हेल्प मांगी ताकि भूटिया राजा के खिलाफ युद्ध किया जा सके। जब पहला आक्रमण होता है तो भूटिया राजा को वापस जाना पड़ता है, शांति फिर से स्थापित हो जाती है, लेकिन फुनसोक नामग्याल सरप्राइज अटैक कर देते हैं मगरजोंग पर और सिंतुपति को भागना पड़ता है। भूटिया फोर्सेस उनका पीछा करती हैं और अंत में थारपू गांव के पास सिंतुपति को मार दिया जाता है। इस जगह को आज राजाटार के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ रानी भी अपना बदला लेने के बाद आत्महत्या करती है, एक पहाड़ी से छलांग मार के। वो जिस नदी में जाकर गिरती है आज उसे रानी खुला के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको बताएंगे सिक्किम के इतिहास में इन ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा रूल किए जाने वाले रीजन्स के बारे में और उन क्षेत्रों का इतिहास इन ट्राइब्स के साथ कैसा था। तो सबसे पहले बात करते हैं चुम्बी वैली की, जो कि उस वक्त ग्रेटर सिक्किम का हिस्सा था, लेकिन आज तिब्बत में है, जैसे चाइना ने एनेक्स कर लिया है। यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स भी लेपचाज ही हुआ करते थे। भूटियाज के आने से पहले हेबुमपनु इस रीजन में लेपचा के चीफ होते, और उसी वक्त तिब्बत में बुद्धिज्म के रेड हैट सेक्ट्स और येलो हैट सेक्ट्स के बीच पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, जिस वजह से रेड हैट सिक्किम की तरफ पलायन करने लग जाते हैं। हमने आपको खेबुमसा के बारे में बताया और यही खेबुमसा चुम्बी वैली में आकर बस जाते हैं, जहां उनकी दोस्ती होती है लेपचा चीफ हेबुमपनु से, और लेपचा चीफ उन्हें कई सारी अहम पावर्स दे देते हैं, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी के चलते लेपचा चीफ को मार दिया जाता है और चुम्बी वैली पर खेबुमसा शासन करने लग जाते हैं। वैसे चुम्बी वैली सन 1890 तक सिक्किम के छोग्याल्स की समर कैपिटल रहती है। खेबुमसा को फिर पता चलता है लेपचा राजा थिकोंग तेक के बारे में। वो दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं और लेपचा राजा के साथ ब्लड ब्रदरहुड ट्रीटी होती है, जो हम आपको बता चुके हैं। अब आते हैं ग्रेटर सिक्किम के एक और अहम क्षेत्र में, लिम्बुवन एरिया, जो कि अरुण नदी से
तीस्ता नदी के बीच के एरिया को कहा जाता था। इस एरिया में सदियों से लिम्बूज रहा करते थे और ऐसा माना जाता है कि ये ट्राइब तिब्बत के खाम रीजन से आई थी। वैसे लिम्बूज सिक्किम में कैसे आए इस बात की थ्योरी में भी कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन अधिकतम तौर पर 2 वर्जन्स को सही माना जाता है, जिसमें से एक थ्योरी दी गई है J.R. सुब्बा की हिस्ट्री ऑफ सिक्किम में। उससे ये पता चलता है कि लिम्बूज को पहले सेवा यथांगसा कहा जाता था, जिसे डिराइव किया गया था सेवा यथांग से, जो कि 8 भाई थे। ये 8 भाई उनके पिता सुत्सुरु सुहांग फेबा द्वारा छोड़ दिए गए थे उनकी माँ तेतलारा लाहा दोंगना के पास। ये 8 भाई फिर मल्टीप्लाई होते हैं लार्ज नंबर्स में और अलग अलग चीफ्स के साथ युद्ध करके अपने होमलैंड को डिवाइड कर लेते हैं, जैसे थिबोंग योक्स यानी 10 रीजन्स और 17 थुम्स यानी सब रीजन्स कहा जाता था। इसके बाद इन भाइयों को सुसुवा लिलिम याकथुम्बा कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है डिसेंडेंट्स ऑफ सुत्सुरु सुहांग फेबा, और तब से लिम्बूज को याकथुम्बा कहा जाने लगा। फिर 1774 में नेपाल के गोरखाओं द्वारा इन्हें लिम्बू कहा जाने लगा। इमान सिंह चेम्जोंग का यह भी कहना था कि लिम्बूज 10 भाइयों के डिसेंडेंट्स हैं और उन 10 भाइयों के साथ 3 स्पिरिचुअल एडवाइजर्स थे, फेजिरी फेदांगमा, सांबाहांग एब्लीहांग सांबा और सुमुंदुम येपमुंदुम। ये 3 लिम्बू प्रीस्ट थे जो मुंदुम गाया करते थे। उन 10 भाइयों में से 5 भाई अपने डिसेंडेंट्स के साथ लिम्बू वन से बनारस की तरफ माइग्रेट हुए और फिर वापस आ गए, जिस वजह से उन्हें काशी थांगबा कहा जाने लगा। और बाकी 5 भाई अपने डिसेंडेंट्स के साथ तिब्बत की तरफ माओरोंग हांग में माइग्रेट हुए और लिम्बू वन वापस आए। इन्हें लासा केउबा कहा जाने लगा। इसके बाद ये 10 भाई अलग अलग जनजातियों के साथ मिक्स होते हैं और एक जगह में सेटल हो जाते हैं, जिसे आम्बे पोचोमा, कामकेत लांगमा, सुमहत लुंगमा कहा जाता था। और इस रीजन के 8 छोटे राजाओं को रूल हुआ करता था, जिनके नाम हैं होंदिंग हांग, येकेटेट हांग, चासबी हांग, लारासो पांगबो हांग, खेसीवा हांग, एकांगसो हांग, खादी हांग और इमे हांग। लिम्बूज इन राजाओं के अधीन में रहते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी ऑप्रेस किया जाता है। इन राजाओं के खिलाफ विरोध करने के लिए सभी लिम्बूज अम्बे पोचोमा में एकत्रित होते हैं और हर लिम्बू ये शपथ लेते हैं कि या तो वो लड़ाई में जीतेंगे या फिर लड़ते लड़ते मरेंगे, और जब तक राजाओं को निकाल नहीं दिया जाता कोई भी युद्ध क्षेत्र से वापस नहीं आएगा। लड़ाई होती है और लिम्बूज की जीत होती है। इस रीजन पर लिम्बूज बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, जो कि नॉर्थ में तिब्बत तक, साउथ में मधेश यानी प्लेन्स, वेस्ट में अरुण नदी और ईस्ट में मेची नदी तक होती है। सभी लिम्बूज मिलकर हर ट्राइब से 10 चीफ चुनते हैं, जिन्हें हांग कहा जाता है। रिसर्च करने पर इन 10 चीफ्स और उनके फोर्ट्स के नाम पता चलते हैं, जो हैं: पहला, सामलुपले सांबा हांग, जो कि तंबर खोला में तंबर योक किले से राज करते हैं। दूसरे, सेसेकुम सत्रेनु हांग, जो रूल करते हैं फेदाप पोकलाबुंग योक किले से। अक्लुक हांग, जो रूल करते हैं अतराई और किला होता है पेमाजोंग योक। थिंदोलुंग कोया हांग, रूल करते हैं यांगरुप में हस्तापुर योक से। सेसियांग सेरेंग हांग, रूल करते हैं मेवा खोला मेरिंगडन योक से। नियासो पापो हांग, 5 थर में फेदेन योक से। एमिबू खेवायांग, 6 थर में ताकलुक योक से। सोयक हांग, 24 में कुरले योक से। इंग हांग, 10 माझियाँ 5 खापन में चिनलुंग योग से। और आखिर में इमे हांग इलाम में रूल करते हैं आंगडांग योक्स। ये 10 योक्स बन जाने के बाद सभी चीफ्स को याकथुम्बा का टाइटल दिया जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सभी इंडिजिनस ट्राइब्स, जिन्हें भुईफुटा कहा जाता था, संख्या में बढ़ने लगती है और ताकतवर हो जाती है। कई सदियों तक लिम्बूज लिम्बुवन में राज करते हैं और 1771 में नेपाल की गोरखा आर्मी इन्वेड करती है इस क्षेत्र में, जिसमें लिम्बूज गोरखाओं की ताकत के सामने झुक जाते हैं। ग्रेटर सिक्किम का यही लिम्बुवन एरिया आज नेपाल में। वैसे पर्टिकुलर लिम्बू कम्युनिटी का लिम्बुवन में इतिहास और भी गहरा है, जिसमें कहीं और राजा भी है। यहाँ हमने सिर्फ लिम्बुवन में लिम्बूज के ओरिजिन के बारे में आपको बताया है। वैसे चुम्बी वैली और लिम्बुवन के अलावा भी कई कुछ और रीजन्स थे ग्रेटर सिक्किम में, जहाँ पर अधिकतम लेप्चा लोगों का शासन था, जैसे हाचू वैली,
आमोचू वैली जो कि अभी डोकलाम के पास है, और इलाम जो कि आज नेपाल में है। तो इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि ग्रेटर सिक्किम लेपचास, लिम्बूज और मंगर का था, और वक्त के साथ साथ सिक्किम में कई इन्वेजन्स हुए और इसका एक बड़ा हिस्सा नेपाल में चला गया, और 1975 के बाद आज सिक्किम भारत की एक इंटीग्रल स्टेट बनी हुई है, जहाँ पर कई जातियों के लोग रहते हैं और खुद को गर्व से इंडियन और सिक्किमीज कहते हैं। यहाँ हमने आपको प्राचीन इतिहास इसलिए बताया क्योंकि इतिहास को जानना ज़रूरी है, उस इतिहास को समझना ज़रूरी है, लेकिन उस इतिहास में ही रह जाना गलत है। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उत्तर बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की ऐसी कई कहानियों को लेकर हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। शुक्रिया।